मुल्क भर में कोरोना के नए मामलात में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 40,000 से ज्यादा वायरस से मुतासिर शख्स पाए गए हैं। जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक एक दिन में वायरस से 212 अफराद की मौत हुई है। वहीं मुल्क में मरीजों की तादाद बढ़कर 1,16,00,000 से ज्यादा हो गई, जबकि मजमूई तौर पर 1,59,967 अफराद वायरस से हलाक हुए हैं। फिलहाल मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 3,34,000 से ज्यादा है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार हुकूमत के कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत में 30,535 केसेस सामने आए, जबकि 99 अमवात हुई हैं। अब रियासत में एक्टिव मरीजों की तादाद 2,10,120 है। वहीं मुंबई में गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,779 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए और शहर में कोविड-19 से 10 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही बता दें कि महाराष्ट्र का मराठवाड़ा भी कोरोना की चपेट में है। मराठवाड़ा के नांदेड़ जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इसको देखते हुए जिला इंतजामिया ने यहां री लॉकडाउन का रास्ता इख्तियार करते हुए 24 मार्च की रात से 11 दिन के लिए कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान जरूरियात जिंदगी के अशिया से जुड़े कारोबार, तिब्बी शोबा अपना काम करते रहेंगे। उधर राजस्थान में भी कोरोना वायरस की नई लहर के मद्देनजर रियासती हुकूमत ने सख्त कदम उठाए हैं। गहलोत हुकूमत ने नई गाइडलाइन जारी की है। नए रहनुमा खतूत के मुताबिक शहरी इलाकों में रात 10 बजे से बाजार बंद रहेंगे। 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा है। अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ में रात की बंदिशें आयद हैं। इन शहरों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वहीं मुसाफिरों के लिए RT-PCR टेस्ट करवाना होगा, जबकि 25 मार्च से राजस्थान में आने वाले लोगों को 72 घंटे की कोरोना रिपोर्ट देनी होगी। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रचना दिल्ली से जुड़ी है और वसीम अंसारी मुंबई से जुड़े हैं। रचना, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। क्या केंद्र की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है? बिल्कुल आजम, जिस तरीके से कोरोना के मामले फिर एक बार बढ़ते नजर आ रहे हैं और ये चिंता का विषय है, इसी को देखते हुए आज दिल्ली सरकार के DDMA में एक बैठक बुलाई गई है 12:30 बजे और माना जा रहा है कि कुछ बड़े अहम फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही सरकार अब पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से कोविड वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, अब दिल्ली में आज से 12 घंटे वैक्सीनेशन होगा। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक वैक्सीनेशन होगा। इसके साथ ही जो केंद्र है उनकी संख्या में भी इजाफा किया गया है। डिस्पेंसरीज में भी वैक्सीनेशन का इजाफा यहाँ पर किया गया है। इस वक्त मैं वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर ही खड़ी हुई हूँ। आपको मैं तस्वीर में दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर आप देखें तो तमाम जो लोग हैं वो वैक्सीन सेंटर पर अपने वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए थे, तो संख्या से आप देख सकते हैं कि लोग अब वैक्सीनेशन के लिए जागरूक हो रहे हैं। हमारे साथ हॉस्पिटल के नोडल ऑफिसर भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं? 12 घंटे कर दिया गया है वैक्सीनेशन का टाइम। बिकॉज नंबर काफ़ी स्पीड से बढ़ रहे हैं, इसी को देखते हुए सेशन पहले यहाँ पे 2 सेशन चलते थे, जिनको अब 6 सेशन कर दिया गया है। उसी की तैयारियां चल रही हैं और एक आज या कल सुबह तक सारे टोटली फंक्शनल हो जाएंगे और हर सेशन 2 शिफ्ट में चलेगा, मॉर्निंग 9 to इवनिंग 9, एक सेशन 9 to 3 एंड 3 to 9। अच्छा सर, एक ऑन द स्पॉट वाला भी वैक्सीनेशन के लिए शुरू किया गया है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो सेंटर पर आकर हम ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाएं और वैक्सीनेशन करवा लें। इससे कितना फायदा होगा, लोग कितना ज्यादा करा सकेंगे? मैं समझता हूँ जो लोग टैक्स सेवी नहीं हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद बात है। यहाँ पे अगर अपना आई कार्ड लेके आते हैं जो अबव 60 हैं, तो यहाँ पे उनका ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा और साथ में जो फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके उनको वैक्सीनेशन भी लगा दिया जाएगा।
तो आजम, जिस तरीके से सरकार अब पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है, तमाम तैयारियां भी कर ली गई हैं, डीडीएमए की बैठक भी यहां पर बुलाई गई है 12:30 बजे और माना जा रहा है कि कुछ अहम फैसले यहां पर लिए जा सकते हैं। अन्य राज्यों की बात अगर हम करें तो कई सारी जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो अब ये देखना होगा कि डीडीएमए की बैठक में किस तरीके के अहम फैसले सरकार की बिल्कुल, तरफ चलिए से लिए मीटिंग का जाते इंतजार हैं। रहेगा। रचना लेकिन हमारे सबसे बड़ी हमारे चीज साथ ये है- जुड़ी रही है। प्रणव हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए अहमदाबाद से। प्रणव, आप अहमदाबाद में है, वहां पर भी कोरोना गुजरात में भी बढ़ रहा है, तो किस तरह की तैयार है सरकार, इससे निपटने के लिए कितनी तैयार दिख रही है आपको? आज हम जिससे बात करें अहमदाबाद शहर की, गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। साथ में ही अहमदाबाद के साथ सूरत ऐसा सिटी है जहां ज्यादातर कोरोना के केस यहां दर्ज किए गए हैं। अहमदाबाद में 400 प्लस केस यहां पर थे। कल का जो नए कोरोना केस आए हैं उसमें साथ में सूरत में भी यही हालत देखने को मिल रही है कि सूरत में भी 400 प्लस यहां पर केस एक दिन में दर्ज किए गए। जो जिस तरह हम कल की बात करें आज की बात करें तो इस दोनों में इतना फर्क हो चुका है कि माना जा रहा है कि कोरोना इतना पीक हो गया अहमदाबाद शहर में, जो लास्ट ईयर मार्च एंडिंग में जितने भी केस हैं इतने केस ज्यादा यहाँ पर दिख रहे हैं। तो साथ में यहाँ की जो गुजरात की गवर्नमेंट है उन्होंने कड़े कदम यहाँ पर लिए हैं। साथ में ही ये भी माना जा रहा है कि अहमदाबाद शहर में रात्रि कर्फ्यू का जो समय था, जो उनकी अवधि थी, वो भी बढ़ाई गई है। रात को 9 से सुबह 6 तक यहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया है। सूरत में भी यही हालत है। साथ में अहमदाबाद के दूसरे अन्य जो 7 महानगर ऐसे है आजम, जो गुजरात के जो बड़े 7 महानगर माने जाते हैं, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, जामनगर, भावनगर, ऐसे जो सेंटर है वहां पर भी रात्रि कर्फ्यू का जो समय है उसमें अवधि में भी फेरफार किया गया है। सरकार और भी ये कहना चाहती है कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन कड़े कदम यहाँ पर सरकार उठा रही है। बिल्कुल प्रणव, सरकार ने यह कहा है कि लॉकडाउन नहीं करेंगे लेकिन कड़े कदम उठाएंगे। तो जो कड़े कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, क्या लोग उसको फॉलो कर पा रहे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में हमने देखा, खासकर अगर हम मुंबई की बात करें, वहां पर लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और लगातार इसमें इजाफा होता जा रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या गुजरात में लोग फॉलो कर रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क लगाना हो, सैनिटाइजर हो, या दूसरी जो चीजें जो गाइडलाइन है, क्या उसको फॉलो कर रहे हैं लोग? आज हम यही सबसे बड़ा सवाल है। गवर्नमेंट हर बार कहती है, यहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री लोगों को कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, यहाँ से ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो कोरोना गाइडलाइन को यहाँ पर पालन नहीं कर रहे। ये स्पष्ट दिख रहा है क्योंकि जिस तरह से केसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं, मैं फिर एक दृश्य भी दिखाऊंगा, आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कोरोना टेस्टिंग यहाँ पर हो रहा है। लोग बढ़ चढ़कर आ रहे हैं, अपने टेस्टिंग करवा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जिस तरह से सिटी ओपन है सुबह और दोपहर को, तो लोग ज़्यादातर निकल रहे हैं, ट्रैफिक हो रहा है। यहाँ की जो म्यूनसिपालिटी उन्होंने डिसीजन भी लिया है कि सैटरडे और संडे को जितने भी मॉल है, मल्टीप्लेक्स है, वो सब यहाँ पर क्लोज रहेंगे। लेकिन साथ में ही लोगों को भी अभी अवेयरनेस करना रहना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, मैंने पहले भी कहा, जब लास्ट ईयर मार्च में जिस तरह से पीक था उससे भी ज्यादा पीक दिख रहा है क्योंकि इस बार जो केस दर्ज हुए हैं 450 भी ज्यादा केस अहमदाबाद से में दर्ज हुए हैं। साथ में माइक्रो कंटेनमेंट जोन, उसकी भी जो मैं बात करूं आपको अहमदाबाद शहर में, तो 160 प्लस से ज्यादा यहाँ पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन है, उसमें ज्यादा सबसे बड़ी बिल्डिंग है। इसका मतलब यही हुआ है आजम कि लोग अभी भी जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। उस हिसाब से अहमदाबाद में और जो मैं बात कर रहा हूँ सूरत की, दोनों सिटी में कोरोना का संक्रमण है। बिल्कुल प्रणव, आपके पास लौटूंगा, आप बने रहिए हमारे पास। नाइट कर्फ्यू आपने कहा कई जगहों पर लगाया गया, क्या दिन में भी इस तरह का कुछ कर्फ्यू लगाया जा सकता है? उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ वसीम मुंबई से जुड़े हैं। वसीम, महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल भी एक तरह से जारी है, सियासत काफी उरूज पर है इस वक्त। ऐसे में कोरोना पे जिस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, क्या सरकार ध्यान दे पा रही है? देखिए, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा एक भी दिन नहीं देखा गया है कि जो एक दिन पहले का आंकड़े उससे कम नजर आए। कल की अगर बात करें तो लगभग जो मुंबई की है तो 4000 के करीब पहुंच गई है। वहीं विदर्भ में, वहां पे भी जो नागपुर का इलाका है जहां पे ऑलरेडी लॉकडाउन लग चुका है, वहां पे भी 4000 के करीब मरीज पहुंच रहे हैं। तो ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। कई तरह की उपाय योजना यहाँ पे की जाती है सरकार की तरफ से, लेकिन उसका कहीं भी फायदा दिखाई नहीं दे रहा है। लोग अब भी अपने जो रूल और रेगुलेशन है उसे तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। आज करीब 4:30 बजे सीएम उद्धव ठाकरे ने गृह विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है। इस बैठक में जहां महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति पर चर्चा तो होगी, साथ ही
कि जिस तरह से कई अलग अलग इलाके हैं वहां पे जहां लॉकडाउन लगाया गया है, किस तरह से वहां पे कानून व्यवस्था की जा रही है, आने वाले जो हॉटस्पॉट्स है महाराष्ट्र के, वहां पे अगर नाइट कर्फ्यू या फिर कोई रिस्ट्रिक्शंस लाते हैं तो किस तरह से वहां पे किया जा सकता है, इसे लेकर बाकायदा बड़ी बैठक 4:30 बजे होने वाली है। गृह विभाग के सभी अधिकारी मौजूद होंगे, जिला अधिकारियों के साथ लगातार उद्धव ठाकरे चर्चा पे हैं। मुंबई में कई तरह की चेंजेस किए गए हैं। मॉल में अगर आपको जाना है तो आपको टेस्ट कराना होगा आरटीपीसीआर की, उसके बाद ही जा सकते हो। साथ ही जो सार्वजनिक जगह है अगर वहां पे भी किसी तरह की शिकायत मिलती है, वहां पे भी जो अगर टेस्ट होता है उसका खर्चा बीएमसी देखेगी। तो ऐसे कई उपाय योजना किए गए हैं, लेकिन उसका फायदा नजर नहीं आ रहा है। लोगों की जो कमियां है साफ तौर पे दिखाई दे रही है, नियमों का उल्लंघन साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। अब तक अगर बात करें मुंबई में तो 27 लाख से भी ज्यादा लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है मास्क को लेकर, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो सिलसिला है थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लोगों की भीड़ साफ तौर पर सड़कों पर दिखाई देती है, मार्केट्स में दिखाई देती है, बस स्टॉप पे दिखाई देती है। कोशिश यहाँ पे सरकार की तरफ से की जा रही है किसी भी तरह से इसे रोकने का, लेकिन अनदेखा साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। तो 2 या 4 दिन काफी अहम होंगे सरकार के लिए। आने वाले दिनों में हो सकते हैं कई और इलाके में बाकायदा नाइट कर्फ्यू या बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस देखने मिले। जी बिल्कुल, शबाना हमारे साथ जुड़ी है कोलकाता से। शबाना, कोलकाता या बंगाल काफी अहम है इन दिनों क्योंकि वहां पर चुनाव होने वाले हैं और लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसे में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है, ना मास्क लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। तो क्या वहां पर भी कोरोना का साया बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, यहाँ भी कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। एक दिन में 349 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं और यही वजह है कि रियासती वजीर फिरहाद हकीम ने, जो कोलकाता कॉरपोरेशन के मेयर भी हैं, उन्होंने कहा था कि लोगों से एहतियात बरतने की अपील की थी कि जिस तरह से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है ऐसे में लोग एहतियात बरतें। लेकिन जिस सख्ती के साथ इंतज़ामिया को सामने आना चाहिए ऐसे वक्त में जब मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, वो सख्ती बंगाल में नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि यहाँ असेंबली इलेक्शन है और हर लीडर के लिए ज़रूरी है कि वो अपने इंतखाबी जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भीड़ दिखाए। आप देखें कि वज़ीर दाखिला अमित शाह का जब गुज़िश्ता दिनों जब बंगाल के झारग्राम में एक जलसा था और वहाँ लोगों की तादाद कम थी तो उसको लेकर सियासत शुरू हो गई थी और लोग जो है ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के जलसे में अवामी भीड़ नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बीजेपी को जो है वो अवाम की जो हिमायत है वो नहीं मिल पा रही है। तो इस तरह की बातें सामने आ रही है। तो ऐसे में हर सियासी जमात के लीडरान के लिए ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ अपने इंतखाबी जलसों में दिखाए, अपने इंतखाबी जलसों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जमा कर पाए। तो यही वजह है शायद कि इंतज़ामिया को जिस सख्ती के साथ आना चाहिए लॉकडाउन के लिए, जिस तरह से पाबंदियाँ लगानी चाहिए, जिस तरह से मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार देना चाहिए, लोगों की भीड़ जमा ना हो इसकी कोशिश करनी चाहिए, वो कोशिश बंगाल में नजर नहीं आ रही है। क्योंकि बिल्कुल रचना आपके पास आना चाहूंगा। रचना भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई है। रचना, शबाना से हम बात कर रहे थे, लगातार करें, लाखों की तादाद में वहां पर भीड़ जमा हो रही है, किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क नहीं है। आपसे जानना चाहूंगा कि पीएम क्या आगे चल के इस तरह कुछ कर सकते हैं कि वर्चुअल रैली से खिताब करें, क्योंकि पीएम की रैली में या बड़े जो भी लीडर हो, पीएम ही नहीं जो भी बड़े लीडर है, लाखों की तादाद में वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, किसी बड़े स्टेज से पैगाम देने की कोशिश होनी चाहिए। देखिए, आज हम जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी और उसमें उन्होंने बार बार यही अपील की थी कि सख्त कदम राज्य को उठाने होंगे कोविड को रोकने के लिए। और अब जिस तरीके से अगर हम दिल्ली की बात करें तो 837 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। दिसंबर 2020 की बात करें तो 757 मामले सामने आए थे और उसके बाद जब संख्या यहाँ पर बेहद 45 के करीब रह गई थी और उसके बाद ये पीक आया और लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी सामने आए और लोगों से अपील करें या किसी तरीके की जो चीज वो प्रधानमंत्री से सुनना चाहते हैं वो उस तरीके की कोई संबोधन सामने आए। तो इसका इंतजार तो हर किसी को है ही, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, उन्होंने साफ कर दिया था कि हमें जब तक पहले ये था कि दवाई आने का इंतजार था, अब चूंकि वैक्सीन आ गई है, उसके बाद प्रधानमंत्री ने लोगों से यही अपील की कि वैक्सीन लगने के बाद भी हमें लापरवाह नहीं होना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज आपको मैं बता दूं आजम कि दिल्ली में हमने तमाम लोगों को देखा, तमाम बाजारों के हालात लिए, लोग यहाँ पर लापरवाह नजर आ रहे हैं क्योंकि होली का त्योहार है, तमाम राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में जिस तरीके से कोविड-19 बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार के साथ लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी
जिम्मेदारी को समझे, क्योंकि मास्क लगाना बेहद जरूरी है, सामाजिक दूरी बनाए रखना जरूरी है, सैनिटाइजेशन जरूरी है, लेकिन तमाम जो लोग हैं वो मास्क लगाते हैं लेकिन सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं करते। और लोगों से अगर बात करें तो तमाम तरीके के एक्सक्यूजेस सामने होते हैं। तो यहाँ पर कोरोना को रोकने के लिए सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ जनता की जिम्मेदारी भी काफी हद तक बनती है, क्योंकि अगर सब लोग अपनी सुरक्षा के लिए खुद कदम उठाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कोरोना रश्मि, क्या ये माना जाए कि लोगों ने भी और सरकार ने भी ये मान लिया था कि कोरोना अब खत्म हो गया, क्योंकि ये सेकंड फेज एक तरह से माना जा रहा है, दोबारा इसने सर उभारा है, तो लोगों ने एक तरह से मान लिया था? क्योंकि शुरू में हमने देखा कि दिल्ली में काफी सख्ती बरती गई थी, पुलिस वालों की तरफ से भी, सरकार की तरफ से 2-2 हजार रुपए फाइन लगाए जा रहे थे, लेकिन अब अगर देखा जाए तो लोग बगैर मास्क के बाकायदा बाजारों में घूमते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से तो हम नहीं मान सकते कि कोरोना चला गया, क्योंकि सरकार लगातार जब से ये कोरोना आया, और आज 22 मार्च है, पूरा 1 साल हो गया जब हमने जनता कर्फ्यू को देखा, उसके बाद सालगिरह जनता कर्फ्यू की आज है। यहाँ पर तभी से लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि कोविड-19 से बचने के लिए जो गाइडलाइंस है उनको पूरी तरीके से फॉलो करें। इसके बाद जिस तरीके से चालान लगाया गया, 2000 रुपए का चालान यहाँ पर किया गया, तो लोगों ने चालान के डर से मास्क तो जरूर पहने, लेकिन जहां पर थोड़ी सी यहाँ पर नर्मता दिखाई गई, यानी कि चालान में थोड़ी सी कमी आई, तो फिर वही रवैया लोगों ने अपना लिया। और उसका नतीजा ये है कि आज की तारीख में 837 मामले यहाँ पर है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन की संख्या अगर हम बात करें तो 580 से ज्यादा यहाँ पर है। सक्रिय मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार को फिर से सख्ती के रुख अपनाना होगा यहाँ पर, क्योंकि लोग अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। बिल्कुल 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 आपके पास लौटेंगे। प्रणव पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से। प्रणव, आपसे जानना चाहेंगे कि लोग बातें मानने को तैयार नहीं है, सरकार जो कह रही है उस पर अमल करने को तैयार नहीं, क्या सरकार कोई सख्त कदम उठा सकती है आगे आने वाले दिनों में? मैं अजब एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जिस तरह से गुजरात में जो कोरोना केस यहाँ पर बढ़ रहे हैं उसका सबसे बड़ा विजन जो माना जा रहा है, जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ में गुजरात में स्थानिक चुनाव थे। इसी लास्ट महीने में जो वीक के महीने के पहले वीक में यहाँ पर गुजरात में सबसे बड़े चुनाव हुए थे, वो स्थानिक चुनाव थे। उसमें 80% आबादी इस चुनाव में जुड़ी हुई थी। सब राजकीय पार्टियों ने बिल्कुल। प्रणव, आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त शोपियां एनकाउंटर पर आईजीपी कश्मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, नजर आपको सीधे वहीं ले चलते हैं। घर के अंदर से फायरिंग किया, फिर इनकाउंटर शुरू हो गया। इनकाउंटर में 4 टेररिस्ट मारे गए। चारों कैटेगराइज टेररिस्ट है, लश्कर तैयबा से बिलोंग करता है। हालांकि अपने आप को सो कॉल्ड लश्कर मुस्तफा बोलता है, लेकिन हम लोग टीआरएफ, पेप, एलईएम को उतना तरजीह नहीं देते हैं। ये फेक नेम्स हैं, ये सब ऑफुट है, एलईटी का, कोई जैश मोहम्मद का। तो ये सारे हमारे कैटेगराइज, हमारी लिस्ट में ये एलईटी के नाम पर है। 3 पिस्टल एक की मिला है। मैं चारों का नाम बताता हूँ। एक है रईस अहमद भट्ट, जो अक्टूबर लास्ट ईयर से एक्टिव था। दूसरा है आमिर सफी मीर, जो फरवरी 2021 से एक्टिव हुआ इसी साल। याकीब अहमद मलिक है, जो दिसंबर लास्ट ईयर से एक्टिव हुआ है। और आफ्ताब अहमद वानी, जो लास्ट ईयर नवंबर से एक्टिव हुआ है। फ्रेंड्स, इस साल अभी तक 9 इनकाउंटर्स हुए हैं, जिसमें से कि एक नॉर्थ कश्मीर, बाकी साउथ कश्मीर हुआ है। और इस 9 इनकाउंटर टोटल 19 टेररिस्ट मारे गए। इस 19 में से 9 जो है 9 सिर्फ शोपियान डिस्ट्रिक्ट का है, और 2 टॉप क्लास का कमांडर है। एक अलवदर का जो गनी ख्वाजा मारा गया था सोपुर में, और एक सज्जाद अफगानी मारा गया था जैश मोहम्मद का। 2 टॉप कमांडर है। टोटल 18 टेररिस्ट रैंक में नए लड़के ज्वाइन किए हैं, जिससे 18 में से 5 इनकाउंटर में मारे गए हैं, 3 अरेस्ट हुआ है, बाकी फील्ड में एक्टिव है। उनके पेरेंट्स से भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि उनको वापस लाएं। कुछ पाइपलाइन में है, शायद वापस भी आ जाएगा। और इसके अलावा हम लोग करीब 7 ऐसे यूथ था जो कि ज्वाइन कर चुका था, उनको फैमिली के हम लोग हेल्प से वापस लाए हैं। और हम लोगों पर पुलिस सिक्योरिटी फोर्स पर पेरेंट्स काफी ट्रस्ट बढ़ा दिए हैं। और कल भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कल रात में 2 बजे की सरेंडर कर जाएगा। काफी अपील हो रहा था फैमिली की साइड से हम लोग से, लेकिन नहीं हो पाया, उन्होंने नहीं माना। और फिर भी हम लोग लगे हुए हैं। इसके बाद जहां तक बात है एसओपी फॉलो करने का, हम लोग पूरी तरह इसको फॉलो, जैसा कि आप लोग पहले बोले थे हम लोग कि जनवरी में पहला पीसी में, कि हम लोग का फोकस रहेगा खास करके जो लोकल टेररिस्ट है जो हमको सरेंडर कराएं, चाहे ड्यूरिंग इनकाउंटर हो या बिफोर इनकाउंटर। तो ये हम लोग प्रोसेस में लगे हुए हैं।
SOP का फॉलो हो रहा है। सिक्योरिटी फोर्स बहुत प्रोफेशनली वे से ढंग से काम कर रही है और इसका ही नतीजा है कि इस साल 19 मिलिटेंट मारे गए, उस 19 में से कोई भी सिविलियन का डेथ नहीं हुआ है। ये फैक्ट है कि हमारे एक आर्मी के जवान का देहांत हो गया था, शहीद हो गए थे आईडी ब्लास्ट में। पुलिस का एक इनकाउंटर में बडगांव मारे गए हैं, शहीद हो गए थे। और 2 जो हमारे पुलिस वाले पर फिटाइन टाइप का हमला किया था बागत में, उसमें शहीद हो गए। टोटल पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स मिला के 4 शहीद हमारे हुए हैं। हम लोग अपने ऑपरेशनल स्किल को बढ़ा रहे हैं कि कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हो और हमको भी लॉस कम हो। कल के इनकाउंटर में आर्मी के जवान थोड़ा जख्मी हो गए, अभी उनका हालत बिल्कुल ठीक है, हॉस्पिटल में है। जहां तक रेजिग्नेशन का बात है, पाकिस्तान अभी तक बाज नहीं आया है। अभी भी हम लोग 7 नए टेररिस्ट इंट्रोगेशन बात किए, उनसे पता चला कि पाकिस्तान से उन्होंने प्रूफ भी देखा है कि सोशल मीडिया पर किस ढंग से उसको इंस्टिगेट किया जा रहा है, रेडिकलाइज किया जा रहा है। दूसरी बात ड्रग्स है, ड्रग्स भी काफी पाकिस्तान से है, हमारे लड़कों को यूथ को खराब किया जा रहा है। इससे मैं पेरेंट्स से अपील करता हूं कि अपने बच्चों को संभाल रखें, उनसे काउंसलिंग कराएंगे। अगर कोई बच्चा किसी का अगर बेटा हो चाहे लड़कियां हो अगर ड्रग्स लेती है, हमारे पुलिस का जो हॉस्पिटल है ड्रग्स डिटेंशन सेंटर, वहां जाए, उसको हम लोग पूरा हेल्प देंगे, करेंगे, उनको मिनिस्ट्री में लाएंगे। उसके अलावा मैं उन लड़कों से खास तौर ज्वाइन कर लिया, उनसे अपील करता हूं कि 2 टाइप का, या तो आप पहले आ जाएं या इनकाउंटर में जब आपको मौका मिलता है उस टाइम ये आपको मौका दिया जाएगा सरेंडर करने के लिए, आप उसमें आ जाए, आपके साथ कुछ नहीं होगा, हम लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी संभल की जहां तक बात है, हम लोग पूरी तरह तैयार है, हम लोग का अपना प्लान बन गया है। कहीं कहीं हम लोग नाका को बढ़ा दिए हैं, कहीं कैंप को शिफ्ट कर रहे हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इलेक्शन के बाद हम लोग को एडिशनल फोर्स मिल जाएगा और जहां जहां सिक्योरिटी का कमी है, जिस एरिया में सिक्योरिटी का कमी है उसको हम प्लग कर लेंगे और बहुत ही सक्सेसफुल सेफ इंसिडेंट फील्ड यात्रा करवाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। और लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है कि अगर किसी इनकाउंटर में छुटपुट पथराव होता है, देखिए एक चीज बात मानना पड़ेगा आपको, जब फायरिंग शुरू होता है तो हम लोग गांव से और उसके आसपास के घर से लोगों को निकाल लेते हैं। घर से निकालेंगे तो कहाँ रहेगा, इनकाउंटर साइड के बाहर रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वहां पर जुलूस जमा हो गया, ये लोग उसी गांव के होते हैं, उसमें से 5-10 कुछ मिसक्रिएंट होता है जो पत्थर मारता है, उसको हम लोग ठीक से हैंडल कर रहे हैं, जिसका उसमें वीडियो में प्रूफ आता है या पिक्चर है, उसको अरेस्ट करेंगे हम लोग। कुछ को PSM बुक किए हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन ऐसा कोई वारदात नहीं हो रही है कि दूसरे गांव से लोग आके ज्वाइन कर रहे हैं पत्थरबाजी में। इश्यू कोई सीरियस नहीं है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि इनको ज्यादा इस बात को ज्यादा ऐसा माहौल नहीं क्रिएट करें, फॉल्स नैरेटिव नहीं फैलाएं कि पथराव बढ़ गया है। तो मानल एनकाउंटर में 4 मिलिटेंटों को मार गिराया गया, जिस पर शोपियां एनकाउंटर पर IGP कश्मीर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे और तफसीलात फराहम कर रहे थे। हम लगातार बात कर रहे हैं कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा, लगातार इजाफा हो जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं लॉकडाउन रात का लगा दिया गया, कहीं दिन का भी कर्फ्यू लगा दिया गया। शबाना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लगातार हम बात कर रहे थे शबाना कि मुल्क में अलग अलग हिस्सों से खबरें जो आ रही हैं, लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है। मगरबी बंगाल की अगर हम बात करें तो वहां चुनाव है और लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या सरकार कुछ सख्त कदम आने वाले दिनों में उठा सकती है? बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और जिस तरह से रियासती वजीर फिरहाद हकीम जो बल्दियाती अमूर के भी वजीर हैं, उन्होंने कहा, लोगों से अपील की है कि कोरोना बढ़ रहा है और लोग एहतियात बरतें। तो इसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे और वोटों की गिनती होगी, उसके बाद जो है वो सबसे पहला कदम, जिस तरह से कोरोना की जो सूरत हाल है, जिस तरह से मरीजों की तादाद बढ़ रही है, अगर रफ्तार ऐसे ही रही तो हुकूमत सख्त कदम उठाएगी। क्योंकि वजीर आजम ने पिछले हफ्ते जो है वो वर्चुअल मीटिंग की थी और कई राज्यों के वज़राए आला से मीटिंग की थी और उस मीटिंग में कोरोना के मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की गई थी। तो ऐसे में नज़र यही आ रहा है कि मरकजी हुकूमत भी नज़र बनाए हुए है और रियासती हुकूमतों को भी अलर्ट किया जा रहा है। अब बंगाल में इलेक्शन है, मजबूरी ये है कि मरकज़ की बरसर इक़्तिदार बीजेपी भी बंगाल में एक मजबूत दावेदार के तौर पर जो है वो सामने आई है और पूरी ताकत लगा रही है। वहीं ममता बनर्जी तीसरी मियाद के लिए बंगाल में जंग कर रही हैं, तो दूसरी तरफ लेफ्ट और कांग्रेस भी मैदान में है। तो ऐसे में हर पार्टी को बंगाल इलेक्शन में जीत के आसार नजर आ रहे हैं और वो जीत के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तो यही वजह है कि लोगों की भीड़ को कंट्रोल करना जरूरी है।
बिल्कुल रचना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रचना, आपसे जानना चाहूंगा कि जिन जिन रियासतों में इलेक्शन है, इंतखाबात होने वाले हैं, वहां पर भीड़ काफी इकट्ठी हो रही है। जाहिर सी बात, जहां पर चुनाव है वहां पर इलेक्शन कमीशन का एक तरह से कंट्रोल होता है। क्या इलेक्शन कमीशन कुछ सख्त कदम उठा सकता है, कुछ गाइडलाइन ऐसी जारी कर सकता है? क्योंकि जिस दिन हम पोल करते हैं, जिस दिन वोट डालने जाते हैं, उस दिन तो गाइडलाइन रहती है, लेकिन जो ये भीड़ होती है उसको लेकर क्या कोई गाइडलाइन बनाई जा सकती है? बिल्कुल आजम, देखिए जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है, इलेक्शन है 5 राज्यों में, तो चुनाव आयोग ने पहले ही कहा था कि कोविड-19 की गाइडलाइन को यहाँ पर फॉलो करना होगा। जब हम वोट डालने जाते हैं तो तमाम चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन जब इलेक्शन खत्म होते हैं या चुनाव प्रचार चल रहा होता है, उस दौरान ये तमाम चीज़ों को लोग शायद भूल जाते हैं। और इसी तरीके की तस्वीरें भी हमें 5 राज्यों में देखने के लिए मिल रही हैं, चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें, आसाम की बात करें। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर चुनाव आयोग ने जब तारीखों की घोषणा की थी तो तमाम हिदायत दी थी कि कोविड-19 गाइडलाइन को फॉलो करना वहाँ पर ज़रूरी होगा, लेकिन उस तरीके की चीज़ें या तो पॉसिबल नहीं हो पाती या फिर लोग उस समय पर भूल जाते हैं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जिस तरीके से अभी यहाँ जो मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से कुछ जरूर एक गाइडलाइन जारी की जानी चाहिए ताकि बढ़ते हुए मामलों पर रोक लगाई जा सके। और क्योंकि 2020 में हमने जिस तरीके के हालात देखे थे, वापस 2021 में हम उस तरीके के हालातों पर ना जाए, क्योंकि तमाम जो कई सारे राज्य जहाँ पर नाइट लॉकडाउन लगा दिया गया है, मॉल्स कई सही जगहों पर बंद कर दिए गए हैं सैटरडे संडे, तो यहाँ पर सख्ती तो बढ़ती ही जा रही है। लेकिन मैं आपको बार बार आजम यही कहना चाहूंगी कि सरकारों के साथ या चुनाव आयोग के साथ उनकी तरफ से तो लगातार अपील की जाती है, लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद हैं उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझेगा तो ही हम इस स्थिति से निपट सकते हैं। क्योंकि पीएम ने जब सीएम के साथ बात की थी, बैठक की थी, जी, कोरोना को मात दे सकते हैं, उन्होंने भी यही बात की थी कि हर किसी को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन यहाँ पर करना होगा और तभी हम कोरोना से यहाँ लड़ पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रचना आपका, प्रणव आपका भी, और शबाना और वसीम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।